हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की यूनिट 3 है, जो कि हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सिर्फ लास्ट पार्ट जो है हमारे इस यूनिट का बाकी रह गया है। उससे पहले हमारे पास 3 टॉपिक्स थे: एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स एंड कोएगुलेंट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड 4th टॉपिक हमारे पास आता है ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है हम आज की वीडियो के अंदर कंप्लीटली कवर करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है, बट मेनली तो इसके अंदर से क्वेश्चन यही आता है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ होती है, उनका नाम जो है वो सिंपली हमें बताना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो आ जाता है डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसका स्ट्रक्चर जो है वो जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में टाइप्स देखेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। देन जो ड्रग्स यूज़ होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंड उसके बाद में सिलेबस में जो भी ड्रग्स हमारे पास दी गई है उनके स्ट्रक्चर एंड उनके यूजेज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है? तो ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर हमारा हार्ट जो होता है वो जितना ब्लड बॉडी को रिक्वायर होता है उतना पंप नहीं कर पाता। ठीक है, तो सिंपली इस डिजीज़ की जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगी: congestive heart failure is a state when heart is not able to pump sufficient blood to meet body's requirement। ठीक है, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ब्लड जो है हार्ट पंप नहीं कर पाता, उस स्टेट को जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बॉडी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड उसकी सप्लाई जो है उस हिसाब से नहीं हो पाती, तो उस चीज़ को भी जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। ठीक है, या फिर ये कहें कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्यों है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के द्वारा एज़ कम्पेयर टू जो उसकी सप्लाई होती है। ठीक है, अब जनरली जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ओवरलोडेड कंडीशंस जो हो जाती हैं, जैसे कि कोई किडनी डिजीज़ हो गई, एनीमिया हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शंस हो गए हार्ट के अंदर, उन सारी चीज़ों की वजह से जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, अब जो मेजर कॉजेज़ होती हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वो है जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया किसी को, उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। देन उसके बाद में हार्ट बीट्स जो है वो एबनॉर्मल हो गई, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, या फिर हाइपरटेंशन जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं वो हो गया, या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। ये सारे जो हैं ये कारण होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के होने के लिए। ठीक है, तो अगर ये सारी इसमें से कोई भी बीमारी है किसी को तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या होगा कि हार्ट जो है वो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस स्टेट को जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जब हार्ट जो है वो सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो गया ना, इसका नाम ही है हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेल हो जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है इसके प्रिवेंशन मतलब ये ना हो उसके लिए एंड इसे कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे एजेंट्स यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं कि हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड दूसरा होता है राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, अब लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का हार्ट फेलियर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारा, जैसे हमारे पास जो हार्ट है उसके अंदर वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दूसरे हमारे पास में होते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो उसमें से जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता बॉडी के अंदर, तो उस टाइम जो हार्ट फेलियर होता है उसे लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी जो है ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब सिस्टोल जो है इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन का टाइम। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो स्टिफ हो जाता है एंड वो रिलैक्स नहीं हो पाता, तो उस टाइम जो हार्ट फेलियर होता है उसे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आता है राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये वाला हार्ट फेलियर जो है वो मेनली लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होता है।
ऐसा क्यों? जब लेफ़्ट साइड वाला कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है, फ्लूइड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड वो लंग्स के थ्रू वापस से ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड में राइट साइड के ऊपर लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली राइट साइड जो है वो भी डैमेज हो जाती है। तो राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है मेनली लेफ़्ट साइडेड फेलियर की वजह से होता है। पहले लेफ़्ट साइड फेल हो जाती है तो उसकी वजह से राइट साइड के ऊपर लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि लेफ़्ट साइडेड एंड राइट साइडेड दोनों जो टाइप के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो एक साथ एक पेशेंट को हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्या क्या होगा, ये किस तरीके से होगा, जैसे लेफ़्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसी पेशेंट को हो गया, ठीक है, तो राइट साइड के ऊपर लोड बढ़ गया एंड देन उसमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो गया, तो इस चीज़ में क्या हो गया, दोनों चीज़ें साथ में हो गई। ठीक है, एंड ये डिजीज़ जो है स्टार्ट हमेशा लेफ़्ट में ही होती है, मोस्टली स्टार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे होती है एंड देन धीरे धीरे करके क्या होती है कि वो राइट साइड में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। ठीक है, एंड ड्रग्स जो यूज़ होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, वो मेनली उनका काम होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, उसे वो बढ़ाती हैं। ठीक है, अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइप्स भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे जो ड्रग्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ होती है उनका। सो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इसका भी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर ही पूछा जाता है, तो ये क्लासिफिकेशन याद करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास सिलेबस के अंदर ड्रग्स दी गई हैं, जैसे ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके आगे हमारे पास में 5 ड्रग्स दी गई हैं, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, नेज़िरेटाइड, बुसेंटिन एंड टीजोसेंटिन। ठीक है, तो इसमें से डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन जो है, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सबसे पहले तो हमें ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सीधे सीधे 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, तो हमें ये 2-3 ड्रग्स के नाम इन 5 में से एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कम से कम एक नहीं तो कम से कम 2 नहीं तो 1 ड्रग का स्ट्रक्चर जो हमें अच्छे से याद होना ही चाहिए। अब जैसे अगर हम डिजॉक्सिन का स्ट्रक्चर याद करेंगे तो डिजिटॉक्सिन का भी सेम ही होता है, तो हम 2 ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो ईजिली याद कर सकते हैं। अब जैसे हम बुसेंटिन का स्ट्रक्चर याद करेंगे तो टीजोसेंटिन का भी कुछ कुछ जो है उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मिलता है। ठीक है, तो 2 ड्रग्स का हम लोग स्ट्रक्चर याद कर लेंगे एंड 5 ड्रग के जो है हम लोग नाम याद कर लेंगे, इतना जो है वो सफिशिएंट रहेगा इस वाले टॉपिक में से। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है इसका किस तरीके से होता है। तो ये जो है 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होती हैं। सबसे पहली क्लास आती है वैसोडाइलेटर्स, दूसरी क्लास आती है हमारे पास कार्डियक आइनोट्रोपिक एजेंट्स, तीसरी क्लास आती है बीटा ब्लॉकर्स एंड चौथी क्लास आती है डायूरेटिक्स। ठीक है, अब सबसे पहली क्लास हमारे पास है वैसोडाइलेटर्स, इसके अंदर भी फर्दर 5 क्लासेस आती हैं। वैसोडाइलेटर्स होते क्या, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स जो उसके डायमीटर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट आते हैं ACE इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर्स जो हमने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर पढ़ा था इनके बारे में, तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है लोसार्टन एंड रेमिप्रिल। ठीक है, दूसरी आती है आर्टरीज एंड वेन्स वैसोडाइलेटर्स, इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी हाइड्रालाजिन। नेक्स्ट आते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स, इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी मिनॉक्सिडिल। नेक्स्ट इज ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आती है नेज़िरेटाइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट, इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी बुसेंटिन एंड टीजोसेंटिन। ठीक है, सेकेंड क्लास हमारे पास आती है कार्डियक आइनोट्रोपिक एजेंट्स, इसके अंदर भी फर्दर 2 क्लासेस आती हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जिसके अंदर आती है हमारे पास डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, एंड दूसरी आती है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जिसके अंदर हमारे पास आते हैं डोब्यूटामाइन एंड डोपामाइन। ठीक है, थर्ड क्लास हमारे पास आती है बीटा ब्लॉकर्स जिसके अंदर ड्रग्स आती है मेटोप्रोलोल एंड कार्बिडिलॉल, एंड फोर्थ क्लास आती है डायूरेटिक्स जिसके अंदर हमारे पास ड्रग्स आएंगे फ्यूरोसेमाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है, ये सिंपली क्लासिफिकेशन था जो ड्रग्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो ड्रग्स हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है उनका स्ट्रक्चर, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उनके यूजेस जो है वो लास्ट चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, एंड वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो वहाँ पर हमारी जो है 3rd यूनिट है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड की वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का जो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड सब्जेक्ट है इसके 3 यूनिट जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट पास होने के लिए मोर देन सफिशिएंट सिलेबस है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन आगे की 2 यूनिट जो है वो भी हम जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, 5th यूनिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक्स है हमारे पास, तो वो भी हम फटफट जो है आराम से कर सकते हैं। बाकी 4th यूनिट के अंदर टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं बट बहुत ही छोटा सा ही है वो भी, तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो आप उस हिसाब से जो है तैयारी कर सकते हैं। सो हमारे सिलेबस के अंदर सबसे पहली ड्रग जो है हमारे पास आती है वो है डिजॉक्सिन। ठीक है,
डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो डिजिटॉक्सिन के अंदर नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो दोनों का स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली सेम होता है। एंड इसका स्ट्रक्चर याद करना बहुत ही सिंपल है, मतलब जब हमारा एग्जाम हुआ था तो मैं भी यही वाला स्ट्रक्चर जो है वो लर्न करके गई थी एंड वो प्रॉपर अच्छे से याद था, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती नहीं है लर्न करने में। जैसे ये जो ये 4 रिंग वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमें वैसे याद हो जाता है। अब उसके बाद में हमें सबसे पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग से चालू करना है, मतलब हम इसे 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसा कैसा हमारे माइंड के अंदर छप जाता है, तो हमें बहुत ही अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन से इसे कनेक्ट कर देंगे। अब रिंग के अंदर हम यहाँ पर एक और रिंग बनाएंगे तो यहाँ पर फिर से यहीं पर ऑक्सीजन आएगा एंड बाहर जो हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे वो इससे दूसरी जगह होगा। यहाँ से दूसरी जगह है, फिर इसके साथ में है, फिर यहाँ से दूसरी साइड है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इसके साथ में, फिर यहाँ से दूसरी साइड है। उसके बाद में 4 रिंग्स तो हमें पता ही है कि क्या बनेंगी। उसके बाद में लास्ट हमें यहाँ पर जो है एक 5 मेंबर्ड रिंग जोड़नी है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। आप लोग अगर इसे 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीरियसली बहुत ही इजीली जो ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो OH प्रेजेंट है वो डिजिटॉक्सिन के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो डिजॉक्सिन का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा आ जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एंड इससे यहाँ पर फिर से 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो जुड़ी हुई है जिसमें ऑक्सीजन जो है इसके बराबर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऑपोजिट साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर फिर से 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके बराबर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से ऑपोजिट साइड पे। यहाँ पर फिर हमारी 4 रिंग्स जो है वो आ गई जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH है एंड यहाँ पर हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो जुड़ी हुई है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली इसका स्ट्रक्चर। अब डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन ये दोनों जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो क्या करते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो होता है इसे इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इसे इन्होंने इनहिबिट कर दिया तो सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से अब क्या होता है कि जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है वो एक्सचेंज को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब सोडियम एंड कैल्शियम का एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाता है। अब ये बढ़ने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जो होती है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन वो बढ़ जाती है। अब जब कैल्शियम आयन की इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उससे जो प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स जो होते हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो इससे फाइनली ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम जो है वो कर देते हैं। एंड हमारा मेन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, जो ड्रग्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए काम आ रही थी, उसमें यही था कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का वो हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके अंदर फाइनली जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का वो बढ़ गया। तो इस तरीके से जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स काम करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट कर देते हैं जिससे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है उसका भी एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कैल्शियम आयन की इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एंड फाइनली इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उससे जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ड्रग्स जो है वो काम करती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले डिजॉक्सिन है इसके यूजेस क्या होंगे। तो इसे जो है यूज़ करा जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन से जो एसोसिएटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। एंड दूसरा जो एरिदमिया होते हैं उसके अंदर नॉर्मल हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब दूसरी ड्रग हमारे पास आती है डिजिटॉक्सिन। सो डिजिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली उसके जैसा सेम ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन है, OH है, OH है, CH3 है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है इसके बराबर में है, यहाँ पर OH है, CH3 है, H है। अब ऑक्सीजन इसके ऑपोजिट में यहाँ पर जुड़ा हुआ है एंड रिंग के अंदर ऑक्सीजन इसके बराबर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर रिंग आ गई, OH है, H है, CH3 है, यहाँ पर फिर से ऑपोजिट में जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर 4 कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली रिंग का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर बनी हुई, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास में 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है,
ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर OH जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जो कि डिजॉक्सिन के अंदर होता है, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम जो हमने अभी डिजॉक्सिन का डिस्कस करा है, दोनों ही कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आती हैं दोनों ड्रग्स, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो साइनस टैकीकार्डिया होती है उसके अंदर, टैकीकार्डिया के अंदर क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो उस हार्ट रेट को कम करने के अंदर जो है ये ड्रग काम आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ड्रग हमारे पास सिलेबस के अंदर दी गई है वो है नेज़िरेटाइड, ठीक है। नेज़िरेटाइड क्या होती है, ये एक रिकॉम्बिनेंट 32 अमीनो एसिड ह्यूमन बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट 32 अमीनो एसिड वाला ह्यूमन बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। एंड ये क्या होता है, एक हार्मोन होता है, एक टाइप ऑफ हार्मोन होता है जो कि कार्डियक मसल सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है हार्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होता है कि इसके अंदर क्या है, अमीनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर OH है, यहाँ बीच में सारे के सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर OH एंड बीच में टोटल 32 अमीनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद हो जाता है तो आप कीजिएगा, बाकी इसका स्ट्रक्चर जो है वो जनरली सीधे डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे कि नेज़िरेटाइड का स्ट्रक्चर आप लोग बताएं, तो किसी भी ड्रग का पूछे तो आपको जिसका याद हो जाए उसका आप लिख सकते हैं, बाकी अगर आप लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस हम लोग देख लेते हैं। इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, ठीक है। देन ये ड्रग जो होती है वैसोडाइलेशन के अंदर मदद करती है, नाइट्रोयूरेसिस के अंदर मदद करती है, डायूरेसिस के अंदर मदद करती है, ठीक है। देन ये क्या करती है, कार्डियोवास्कुलर फ्लूइड का होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में मदद करती है, किस तरीके से, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन कॉज करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ड्रग जो आती है हमारे पास वो आएगी बुसेंटन। बुसेंटन का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाकी अगर आप लोगों को लर्न हो तो आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। सबसे इजी स्ट्रक्चर ना डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन का है, तो अगर आप उसे लर्न करना चाहें तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी स्ट्रक्चर आपको इजीली लर्न हो आप उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिससे C एंड 3 CH3 जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर SO2 है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देन यहाँ पर भी ये 6 मेंबर्ड रिंग है जहाँ पर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, इससे एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर OCH3 है, ठीक है। यहाँ पर OCH2 CH2 OH। इस तरीके से जो है बुसेंटन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, बुसेंटन जो है ये एक स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है एंडोथिलिन रिसेप्टर्स ETA एंड ETB का। अब ये दोनों रिसेप्टर्स होते क्या हैं, ये दोनों रिसेप्टर्स जो हैं वो एंडोथीलियम एंड वस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका हाई लेवल जो होता है वो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कॉज करता है, ठीक है। एंड जो बुसेंटन होती है ये ड्रग जो हमारे पास है, इसकी ETA एंड ETB, ET क्या हो गए, एंडोथिलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो एंडोथिलिन रिसेप्टर्स ETA एंड ETB में से, इन दोनों में से ETA के लिए जो है इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए यूज़ करा जाता है। एंड दूसरा सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जो होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नाउ लास्ट ड्रग हमारे पास आती है टीजोसेंटन। टीजोसेंटन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH है जिससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर SO2 है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर चारों नाइट्रोजन है, एंड ये वाला जो है ये NH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OCH2 CH2 OH, यहाँ पर O बेंजीन रिंग OCH3, ठीक है। ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये जो है नॉन सेलेक्टिव ETA एंड ETB रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। तो बुसेंटन क्या था, स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट था ETA एंड ETB का। एंड टीजोसेंटन जो है ये नॉन सेलेक्टिव ETA एंड ETB रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। इस नाउ टीजोसेंटन जो है इसका यूज़ क्या होगा, इसे यूज़ करा जाता है उन लोगों को ठीक करने के लिए जिनके अंदर एक्यूट हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। एक्यूट हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है वैसोडाइलेटर के रूप में, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ड्रग्स यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। साथ ही साथ 3rd यूनिट जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2nd की वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको इस कंप्लीट यूनिट के अंदर या फिर कहीं भी किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस कमेंट का, आपके उस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।